हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बेटा मेरा नाम है महेंद्र रावत, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मैथ्स बाय रावत सर यूट्यूब चैनल पे। तो बेटा आप सभी को पता है हम इस चैनल पे आरआरबी ग्रुप डी के रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर वाइज की एक सीरीज में आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और आगे भी उसमें कई सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाओ, ठीक है। और साथ ही एक सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी डेट वाइज शिफ्ट वाइज। तो ये जो वीडियो है ये उस सीरीज की फोर्थ वीडियो है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ थंबनेल पे। और ये फोर्थ वीडियो में हम बेसिकली 17 अगस्त 2022 का शिफ्ट टू में आया हुआ मैथ का पेपर, गणित का जो पेपर था उसका पार्ट 2 हम करने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 1 हम इससे पहले वाली 3rd नंबर वाली वीडियो में कर चुके हैं। एक बेटा प्लेलिस्ट बनाई गई है, वो जाके चेकआउट करो। पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 जो भी है वो सारे उसमें मिल जाएंगे आपको। तो आज ये फोर्थ वीडियो है इस सीरीज की और शुरू करते हैं इसको, है ना। चलिए, उससे पहले एक बात बता दूं आपको, अगर नोट्स बनाने में दिक्कत होती है तो ये आज की सेशन का जो भी नोट्स होंगे, जो भी पीडीएफ होगी, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है मैथ्स बाय रावत सर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा इसकी, जाके एक बार चेकआउट करना, एक बार ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लीजिए बेटा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 20 से 25 सेकंड लीजिए, आप एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, फिर साथ में मिलकर अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अटेम्प्ट करिए बेटा। आइए देखते हैं इस सवाल को। उम्मीद करता हूं एक बार आपने अटेम्प्ट जरूर किया होगा बेटा, ठीक है। तो क्या पूछा है इस सवाल में, अगर देखें ध्यान से तो क्या दिया गया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स, है ना। एक इक्वेशन दिया गया है, एक द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है और उसकी मूलों की प्रकृति पूछा गई है, ठीक है ना। मूल यानी कि रूट, उनकी प्रकृति यानी कि नेचर पूछा गया है बेटा, ठीक है। और ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। तो नेचर ऑफ रूट्स यानी कि जो मूल है उनकी प्रकृति बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, आपने कई जगहों पे ये चीज पढ़ी होगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हम एक चीज निकालते हैं, डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी क्या होता है जी, ये डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं विभेदक। विभेदक, ठीक है। तो डी निकालना होता है, सिंपल सी बात है, इसमें डी निकालना है, हमें डी को सॉल्व करना है और डी के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि रूट्स जो मूल होंगे उनका नेचर यानी कि उनकी प्रकृति क्या होने वाली है, ठीक है। तो फटाफट से डी को निकालते हैं। देखो यहाँ पे इक्वेशन आपकी क्या दे रखी है, 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 दिया गया है। फटाफट से इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे बेटा, तो हमें x यहाँ पे a दिख रहा है 3, b दिख रहा है 6 और c कितना दिख रहा है -5, ठीक है। चलिए d निकालते हैं। d क्या होता है, d होता है बराबर b² माइनस 4ac। विभेदक निकालेंगे जी, b क्या होता है, b यहाँ पे दे रखा है 6 का स्क्वायर माइनस 4, a दे रखा है 3 और c दे रखा है -5। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 इंटू 5 60। तो बेटा ये कितना आ रहा है 96। आपको रूल्स पता होंगे, रूल्स अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। d ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 यानी कि d 0 से बड़ा यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है तो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे होने वाले बेटा, वास्तविक और भिन्न, यानी कि वास्तविक और एक समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना, भिन्न होंगे। दूसरा, डी अगर बराबर आ जाता है आपके 0 के तो रूट्स तो रियल होने वाले हैं, यानी कि मूल वास्तविक होने वाले हैं और इक्वल होने वाले हैं। बस ये ध्यान रखना, डी बराबर जब भी 0 होता है
डी बराबर जब भी जीरो होता है रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और डी बराबर अगर डी लेस देन जीरो आता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स होते हैं बेटा इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी पर डिस्टिंक्ट। तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमें दिख रहा है डी बराबर 96 आया है जो कि जीरो से बड़ा है, तो डी रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि वास्तविक और असमान। कौन सा ऑप्शन आएगा, मूल, वास्तविक और, ये देखिए, ठीक है, वास्तविक होंगे और विशिष्ट होंगे। ठीक है जी, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने भी सही उत्तर निकाला होगा। आगे बढ़ते बेटा अगले सवाल पे। लीजिए अगला सवाल अटेम्प्ट करिए फटाफट। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। साधारण ब्याज पर क्या कहा गया है? साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250 रुपए और 5 वर्षों में 2000 रुपए हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दशमलव के 2 स्थानों तक है ना, डेसिमल के बाद 2 डेसिमल होने चाहिए है ना पॉइंट के बाद। ठीक है, तो आपको बताया गया कि कोई मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 2 साल के बाद 1250 बन जाती है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन दी है कि 5 साल में वो 2000 बन जाती है। ठीक है, तो अगर इसको जस्ट देखना हो, अगर हमारा मूलधन P है तो 2 साल में बेटा, 2 साल में कितना बन जाता है 1250। और 5 साल में अगर हम 5 साल का गैप कंसिडर करें तो बन जाता है 2000। इतनी बात क्लियर है। तो आप यहां से ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो गैप है, ये गैप कितने का होगा, 3 इयर्स का। भाई अगर ये टोटल 5 साल का गैप है, ये 2 साल का है, तो ये वाला कितना होने वाला है 3 साल। तो 3 साल में आप मुझे बता दो कितना चेंज हुआ। तो आप बोलोगे सर 1250 था वो कितना बन गया, 2000 बन गया। तो आपका अंतर कितना आया, 2000 माइनस 1250, 750। बेटा ये 750 पता है क्या है, ये है साधारण ब्याज। ठीक है, 3 सालों में जो साधारण ब्याज लगा है मूलधन पे वही तो ऐड हुआ है। तो अगर 3 साल का साधारण ब्याज 750 है तो 1 साल का कितना होगा, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, यानी कि 250 रुपए। 1 साल का अगर आपसे कोई साधारण ब्याज पूछता है इस सवाल में तो आप सीधे बोलते भाई 250 रुपए। ठीक है, तो 2 साल का, अगर 1 साल का 250 है तो 2 साल का कितना सिंपल इंटरेस्ट बनता, 250 × 2 यानी कि 500। भाई प्रिंसिपल में 500 ऐड होगा तभी तो 1250 बनेगा। तो यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा, 1250 माइनस 500 यानी कि 750 बेटा। अगर इस सवाल में आपको मूलधन पूछा होता तो वो भी आप बता सकते थे, 750 आपका मूलधन आ गया। ठीक है, बट पूछा क्या आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा, है ना, ब्याज की दर। ब्याज की दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज की दर का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या देना है इसमें, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये 1 साल का होना चाहिए। साधारण ब्याज यहाँ पे 1 साल का कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो साधारण ब्याज मूलधन पे लगता है 1 साल के लिए वही तो आपकी ब्याज की दर होती है। तो साधारण ब्याज बताओ कितना है भाई, 1 साल का साधारण ब्याज 250 रुपए। प्रिंसिपल अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 750 है, और गुणा कर देंगे इसको 100 से। मेरे भाई ये 3 से कट जाएगा ना, 250 एक, 250 3, तो 1/3 इंटू 100, सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा 33.33%। 2 डेसिमल तक लेना है हमें। ठीक है, 2 स्थानों तक। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का सही उत्तर था। उम्मीद करता हूं आप में से कई बच्चों का सही सवाल का सही जवाब आया होगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे एक बार अटेम्प्ट करिए और सही आंसर निकालने की कोशिश करिए।
आइए देखते हैं इस सवाल को। डिविजिबिलिटी के रूल्स पे आधारित ये सवाल है। ठीक है, जिन लोगों ने डिविजिबिलिटी का रूल्स पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, उनको ये सवाल बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा 4 और 8 दोनों से विभाज्य है, यानी कि 4 और 8 से दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाला नंबर कौन सा है। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए मेरे भाई, कि 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है बेटा? लास्ट 2 डिजिट्स, ये मैं लिख रहा हूं, किसी भी नंबर के अगर लास्ट के 2 डिजिट्स आप उठा लो, वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों को आप उठा लो एक साथ, लास्ट के 2 डिजिट्स, अगर वो 4 से डिविजिबल है, अगर वो दो नंबर 4 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। यह रूल है। वैसे ही 8 का रूल क्या है? 8 का रूल क्या है? 8 का रूल आपने पढ़ा होगा, लास्ट 3 डिजिट्स। मेरे भाई किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट उठा लो आप, एक साथ उठाने हैं। अगर वो 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होने वाला है। ये रूल है। ठीक है, ये बेसिकली रूल कहाँ से आता है? देखिए ये 2, अगर 2 की बात करें हम, लास्ट 1 डिजिट। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये क्या होता है, 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 3। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, इसकी पावर 2 है तो यहाँ 2 है। इसका मतलब अगर मैं 16 का निकालना चाहूँ, 2 की पावर 4, यानी कि 16 का अगर डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, तो वो यहाँ से दिख रहा है फॉर्मूले से। बताइए, एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है। लास्ट 4 डिजिट्स बेटा, अगर लास्ट 4 डिजिट्स डिविजिबल है किसी भी नंबर की, तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होने वाला है 16 से। बात समझ में आ रही है? बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। चलिए आइए ऑप्शन पे आइए, फटाफट ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा सारा सवाल। देखिए ध्यान से, लास्ट 2 डिजिट उठाइए, हमें 4 और 8 का देखना है, सिर्फ ये देखने हैं हमें, है ना, बाकी नहीं देखने हैं। तो लास्ट 2 डिजिट्स 82। बताइए 82 4 से डिविजिबल है क्या? बताइए, नहीं है ना? बात समझ में आ रही है? 82 कंप्लीटली 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होने वाला, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर देखिए, लास्ट 2 डिजिट्स 24, क्या 4 से डिविजिबल है कंप्लीटली? है, 4 से तो है। क्या 8 से? 8 से चेक करेंगे तो लास्ट 3 डिजिट्स क्या 8 से डिविजिबल हैं? 8 1 8 8 3, ठीक है, 103, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है दोनों। ये ऑप्शन है, यही उत्तर है वैसे आपका, है ना। आगे आपको चेक करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं भी चेक करोगे तो भी ये आंसर आप लगा सकते हो। जरूरी नहीं है सारे ऑप्शन चेक करना, जब आपको सही उत्तर मिल रहा है वही लगा दो बिना टाइम वेस्ट किए। देखो फिर भी आपके कंफर्मेशन के लिए, लास्ट 2 डिजिट्स 42 क्या डिवाइड बाय 4 होता है कंप्लीट डिविजिबल? नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। वैसे ही यहाँ पे 42 क्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है? आप बोलोगे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, तो मेरे भाई प्लीज़ 2 मिनट का टाइम लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे आगे। और फटाफट से एक बार शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, जो भी आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी या एसएससी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसी तरह के पैटर्न में उनके पेपर आते हैं, ठीक है, तो उनको आप शेयर कर सकते हो, इससे हमारी थोड़ी सी रीच बढ़ेगी। रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी श्रेणी को आगे बढ़ा रहे हैं और ये सवाल आपके लिए, एक बार अटेम्प्ट करिए। चलिए इस सवाल में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत आसान सवाल है। इस तरह के सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। आपको क्या बताना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है यहाँ पे, है ना, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों का गुणनफल निकालना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा क्या होती है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और यहाँ पे दो चीजें इस इक्वेशन से मैं बता सकता हूँ। पहला है बेटा सम ऑफ रूट्स, यानी कि
जो मूल निकलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो मूल निकलेंगे, उन दोनों मूलों का योग, वो योग किसके बराबर होगा, सम किसके बराबर होगा बेटा, माइनस बी बाय ए के बराबर होगा। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, यानी कि गुणनफल की बात करूं, तो हमें पता है कि जो गुणनफल का फॉर्मूला होता है वो होता है सी बाय ए। बस ये याद रखो, इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपको आरआरबी ग्रुप डी में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, कोई ना कोई फॉर्म में बेटा ये सवाल जरूर मिलेंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फटाफट से यहाँ पे बता सकते हैं हम, भाई क्या दिख रहा है हमें। देखिए ध्यान से, हमें गुणनफल निकालना है, गुणनफल यानी कि सी बटा ए। हम फटाफट से इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मन मन में ये कंपेयर करना है ना, जस्ट कंपेयर करना है। तो यहां से आप बता पाओगे ए बराबर 3 है और बी बराबर कितना है, बी बराबर कितना दिख रहा है, बी बराबर -13 दिख रहा है और सी बराबर +6 दिख रहा है। अगर इतना आपको क्लियर है तो आप फटाफट से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाय ए होता है, ये फॉर्मूला लगा दोगे। तो सी बेटा 6 है और ए 3 है ना। तो 6/3, उत्तर आ गया 2 और ऑप्शन आ गया 4। क्लियर हुआ मेरे भाई। बहुत सरल सा सवाल पर आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अटेम्प्ट करिए। आइए साथियों, उम्मीद करता हूं एक बार आपने सवाल बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा, है ना जी। सवाल अगर पढ़ लिया है तो एक बार साथ में देख लेते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। एक इक्वेशन दी गई है बेसिकली आपको, 3 पुरुष और 2 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। भाई देखो, 5 पुरुष, मैं मैन मान रहा हूं, 5 मैन और 6 विमेन किसी काम को बेटा कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में। ये मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे टाइम एंड वर्क का सवाल है, समय और कार्य का, उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। हिंदी में बोलेंगे तो जो कार्य है, कार्य किसके बराबर होता है, समय कितना लग रहा है उस कार्य को करने में और क्या क्षमता से वो कार्य हो रहा है, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, कार्य बराबर समय इंटू क्षमता। ठीक है जी। तो ये देखो बेटा, ये जो मैन मान है, अगर एक मैन की, एक पुरुष की जो एफिशिएंसी है मैं वो एम मान रहा हूं, और जो विमेन है उसकी एफिशिएंसी को डब्ल्यू मान रहा हूं, तो 5 की 5m प्लस 6w, ये टोटल क्या हो गई बेटा, एफिशिएंसी हो गई, यानी कि क्षमता हो गई। और ये क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया। टोटल जो एफिशिएंसी है वो इतनी है, टाइम इतना है। बात समझ में आ रही है। तो टाइम इनटू एफिशिएंसी क्या बन रहा है, बेसिकली वर्क बन रहा है। इतना क्लियर है। ये टोटल क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, वर्क का एक्सप्रेशन बन रहा है। दूसरा वर्क, सेम वर्क कौन कर रहा है, किस पैटर्न में कर रहे हैं, 3 पुरुष यानी कि 3 मैन प्लस 5 वुमेन, और वो उसी काम को बेटा 9 दिन में कर रहे हैं। तो क्या ये एक इक्वेशन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। देखो इधर, ये मैं हटा रहा हूं अभी फिलहाल। देखिए 6 से मतलब 3 से यहाँ 2, 3 से यहाँ 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 2 10m प्लस 6 इंटू 2 12w बराबर 339m प्लस 5315w। क्या सॉल्व हो रहा है, m इधर है, इधर भी m, ये 9m इधर आएगा तो m बचेगा, 10m माइनस 9m तो m बचा, 12w उधर गया माइनस होगा तो 3w बचेगा। यहां से हमें एक रेशियो मिलता है मेरे भाई, क्या मिलता है, m/w। दोनों की कार्य क्षमताओं, यानी कि एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमताओं में क्या रेशियो है। अगर अगर मेल 3 काम करता है तो विमेन कितना काम करती है, 1। ये इनकी कार्य क्षमताओं का क्या है, रेशियो आ गया हमारे पास। क्या आप मुझे बता सकते हो
कि मैं टोटल वर्क अगर निकालना चाहता हूं इससे, टोटल वर्क, ठीक है, तो वो कितना होगा। देखो बेटा, ध्यान से देखो आप, ये पूरा एक्सप्रेशन वर्क का था और ये पूरा एक्सप्रेशन भी वर्क का था, ठीक है। तो मैं किसी भी एक एक्सप्रेशन से टोटल वर्क निकाल सकता हूं। सपोज करते हैं इस वाले से निकालना है, तो 5m प्लस 6w इंटू में 6, ठीक है, एक्चुअल वाला 6 था। फटाफट से वैल्यू पुट करेंगे, m की थी 3, तो 5 × 3 प्लस 6 × w की थी 1, और ये टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। कैलकुलेशन करो, 5 3 15 प्लस 6 21, 15 प्लस 6 21 इंटू 6। तो अगर मैं कार्य की बात करूं तो कार्य निकल के आता है 126। टोटल कार्य नंबर की टर्म्स में 126 निकल के आता है। बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अगर इसी काम को 3 पुरुष और 2 महिलाएं करती हैं तो वो कितने दिन में करेंगी। 3 पुरुष और 2 महिलाएं, बेटा आप इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो, एफिशिएंसी निकाल दो फटाफट। भाई मैन क्या था, मैन का हम वैल्यू मान रहे 3 और डब्ल्यू को मान रहे हैं 1, यहाँ पे 3 और डब्ल्यू को 1। इसको सॉल्व करो, 3 × 3 9 प्लस 2 11 आ गई बेटा। तो एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है, टोटल वर्क आ चुका है। क्या हमारे पास टाइम नहीं आ पाएगा, हमें टाइम ही तो पूछ रहा है। तो टाइम बेटा फॉर्मूले से निकल के आता है, टाइम निकल के आता है जो आपका वर्क है टोटल डिवाइड बाय आपकी एफिशिएंसी, क्षमता। तो टोटल कार्य आपका 126 था और टोटल कार्य की क्षमता 11 है। तो आप बता दो यहाँ पे फटाफट से कितना आएगा। 11 से कटेगा, 11 5/11 11 डेज मेरे भाई। कुछ ऑप्शन में है क्या, 11 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत लेंथी हो गया, ये तो सर ने बहुत लेंथी बता दिया। बेटा लेंथी नहीं है, ये चीजें आप मन में सॉल्व कर सकते हो। आपको बेसिकली ये इक्वेशन फर्स्ट लिखनी है और ये सारी चीजें आप नेक्स्ट स्टेप में ही आ सकते हो यहां तक, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है मेरे भाई। दूसरी चीज, ये कैलकुलेशन भी तो आप मन में कर सकते हो फटाफट, इसमें टाइम नहीं लगेगा, इतने स्टेप थोड़ी लिखने। वैसे ये भी तो फटाफट चीजें हो जाएंगी, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये बेसिक है, ठीक है। बहुत इजी सवाल होते हैं बट मिस्टेक नहीं करनी है इसमें। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल बेटा, अगला सवाल अटेम्प्ट करिए एक बार। चलिए मेरे भाई, इस सवाल को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ एक बार अटेम्प्ट किया होगा। मेंसुरेशन का सवाल है, बहुत आसान सवाल है और इस तरह के सवाल आपने किए भी होंगे पहले, है ना। चलिए देखते हैं। 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ ज्ञात है कि टैंक पूरी भरा हुआ है ना, कुछ भी नहीं है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, यानी कि बेलनाकार टैंक है जिसका रेडियस यानी कि त्रिज्या कितना दिया होगा बेटा, 7 मीटर, और उसकी हाइट यानी कि ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई बोलेंगे इस केस में, कितनी दी गई है, 20 मीटर दी गई है, यानी कि हाइट। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला भाई, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए, तभी तो निकालोगे। भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, बेलन का वॉल्यूम कितना होता है। तो अगर आपको याद है बेटा तो बहुत अच्छी बात है, ये होता है πr²h। देखो ये फॉर्मूला याद नहीं होगा ना तो आप नहीं कर पाओगे इस सवाल को, इसलिए फॉर्मूले याद होने चाहिए। मेंसुरेशन में फॉर्मूले एकदम जबान पे होने चाहिए। तो फटाफट से लगाएंगे इसको, 22/7 पाई की वैल्यू, r दे रखा है 7 × 7 और h दे रखा है आपका 20। कैलकुलेट करिए, 7 से 7 काटा, कितना आया, 7 × 22 7 2 14 154 × 20, ठीक है। तो यानी कि 3080, और यूनिट क्या होगी, सारी यूनिट्स मीटर में है, यानी कि मीटर क्यूब, 3080 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी, बहुत आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। दूसरी क्या अप्रोच हो सकती थी,
इतना सब करने की जरूरत नहीं थी आपको। दूसरी ऑप्शंस की अप्रोच हो सकती है, ऑप्शंस की मदद से इस सवाल को हल कर सकते थे। बट ऑप्शंस में देखेंगे क्या भाई, वॉल्यूम के केस में आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई ये होता है और दो आर आ रहे हैं, एक एच आ रहा है। हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी देखते हैं बेटा, क्या देखना है, 22 में क्या है, 22 के अंदर 11 छुपा हुआ है, 2 × 11। ठीक है, तो 11 छुपा हुआ है, तो हम ऑप्शन में एक तो क्या चेक करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी। दूसरा आर आ रखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, देखो ध्यान से, आर एक यहाँ है, 7 है आर, तो एक आर 7 से 7 कट गया, पर एक आर बचेगा, यानी कि एक आर है जो 7, 7 की डिविजिबिलिटी भी देख सकते हैं। और लास्ट एच के हमारा 20, यानी कि 10 की डिविजिबिलिटी और 2 की, बेसिकली 10 की डिविजिबिलिटी हम देख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, 10 अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किस कौन सा नंबर 10 से डिवाइड होगा, तो सिंपल सी बात है, जीरो उसके पीछे लगा होना चाहिए। इस पे जीरो नहीं है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बाकी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब बाकी तीनों में सबसे इजी होती है 11 की चेक करनी, 11 की फटाफट चेक करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट सम लेना होता है। यहां से अगर हम स्प्लिट करें तो एक छोड़ के दूसरा, इसका सम लेना होता है। तो 0 + 2 बेटा 2 आ गया, 5 और 9, 5 और 4 कितना हो गया, 9। इनका सम लेना होता है और इन दोनों का आपस में डिफरेंस लेना होता है। तो 9 और 2 का डिफरेंस हो गया 7। अगर ये जो अंतर है, ये अगर 11 से पूर्ण विभाज्य है, तो ये पूरा नंबर भी 11 से विभाज्य होगा। तो क्या 7 11 से विभाज्य, नहीं, तो ये पूरा नंबर ऑप्शन गलत है। वैसे ये तो हमने चेक ही नहीं करना। दूसरा 0 और 1 बेटा 1 हो गया, और 5 और 1 6 हो गया, 6 - 5, 6 - 1 5 होता है, और 5 विभाज्य नहीं होता है 11 से, यानी कि ऑप्शन भी नहीं है। अगला ऑप्शन 0 + 0 बेटा 0 हो गया, 8 + 3 बेटा 11 हो गया, 11 - 0 11 हो गया, और 11 11 से विभाज्य होता है, यानी कि ये सही उत्तर है। बात समझ में आई। बाकी तीनों ऑप्शंस तो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा हुआ जो लास्ट का उत्तर है वही जवाब होगा, तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए ठीक है, बात समझ में आई। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लीजिए बेटा अगला, अगला सवाल अटेम्प्ट करिए। आइए देखते हैं क्या बोला गया इस सवाल में। देखिए बेटा ध्यान से, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना थी, है ना, जितनी बेटे की आयु थी उसकी 3 गुना पिता की आयु थी 14 साल पहले। अब पिता की आयु अपने बेटे की 2 गुना है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है। देखिए ध्यान से, पिता की बात करें फादर की, और यहां पे हम सन की बात करते हैं। बात की गई है 14 साल पहले की, तो हम भी यहाँ पे 14 साल पहले की बात करेंगे। 14 साल पहले की बात में क्या कहा गया है कि उसके बेटे की आयु की 3 गुना थी। अगर बेटे की आयु 1 थी, तो पिता की आयु कितनी थी बेटा, 3 थी। और दूसरा कंडीशन में आपको प्रेजेंट की बात की गई है। प्रेजेंट में क्या बोला है, प्रेजेंट में बोला है 2 गुनी की बात की गई, यानी कि अगर सन की एज 1 है तो पिता की आयु 2 है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, कि जो एज का डिफरेंस होता है, चाहे आज से 5 साल पहले की बात करें, 5 साल बाद की बात करें, या 15 साल, 15 20 25 साल पहले की बात करें, तो जो आयु का अंतर होता है वो हमेशा सेम रहता है। आयु का अंतर सेम रहता है। तो ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 2 रेशियो में, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया। मैंने अभी आपको बोला आयु का अंतर सेम होना चाहिए, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, यानी कि ये और ये अंतर सेम होना चाहिए। इसको 2 बनाने तो कैसे बनाना पड़ेगा भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से, तभी तो ये 2 बनेगा। तो नए रेशियोज बेटा क्या बन के आएंगे यहाँ पे, फादर और सन। पहले वाला तो सेम रहने वाला 3:1, नीचे वाला कितना बन जाएगा, 4:2। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, 3 - 1 2, और 4 - 2 2। ठीक है जी। अब जब आप
नए रेशियोज बना लेते हो इस केस में, तो पुराने वाले भूल जाने बेटा, पुराने वाले भूल जाने, नए वालों पे ही काम चलेगा। अब ध्यान से देखो, अब ये और इस रेशियो में अंतर कितना है बताओ? एक रेशियो का, यहां भी एक रेशियो का अंतर है, ठीक है। यानी कि सन की पहले की एज और सन की बाद की एज, या पिता के पहले की एज और पिता की बाद की एज में अंतर निकाला है रेशियो में, वो एक है। और एक्चुअल में अगर ईयर्स में बात करें तो कितना अंतर है बताओ ध्यान से? ये रेशियो जो प्रेजेंट का था और ये रेशियो 14 साल पहले, आज से 14 साल पहले, तो यानी कि जो गैप हुआ वो कितना हुआ? 14 साल का। तो एक रेशियो बराबर मैं क्या कह सकता हूं? 14 साल। बताइए, रेशियो में जो अंतर है वो एक है और एक्चुअल में जो अंतर है वो है 14 साल का। तो एक रेशियो बराबर 14 साल बेटा। तो आपको क्या पूछा गया है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने? प्रेजेंट। आप बोलोगे 2 और 1, नहीं बेटा, जब हमने नया रेशियो बना लिया है तो नए रेशियो पे काम होगा। तो नया रेशियो क्या है हमारा? 4 और 2, यानी कि पिता का रेशियो 4 है प्रेजेंट में और सन का रेशियो है 2। तो 4 + 2 6 की वैल्यू हमें बतानी है, योग बताना है। तो 1 की वैल्यू अगर 14 है तो 6 की वैल्यू 14 × 6 कितना हो गया ये? 84। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरे भाई, इसका सही उत्तर है 84 ईयर्स। उम्मीद करता हूं इस सवाल का सही उत्तर दिया होगा आपने, है ना? चलिए आगे बढ़े। लीजिए बेटा अगला सवाल, करिए अटेम्प्ट। भैया बेटा देखते हैं इस सवाल को। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि, लाभ और हानि का सवाल है ये। क्या बोला गया सवाल में? जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचकर, 1920 रुपए में बेचकर अर्जित प्रतिशत लाभ उसे 1500 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? एक चीज को बेच रहा है, ठीक है, कोई किसी भी चीज की, इसमें यहाँ पे बात की गई कोई वस्तु की, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कुछ होगी, किसी प्राइस पे उसने खरीदा होगा। अब उस प्राइस से एक बार तो वो बेच रहा है 1920 रुपए में, तो 1920 में जितना उसको फायदा हो रहा है 1920 बेचने पे, उतना ही उसको नुकसान हो रहा है अगर वो उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचता है तो। यानी कि प्रॉफिट बराबर लॉस का केस है। ठीक है, हम मान लेते हैं उस वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस थी बेटा, सीपी, वो हमें ज्ञात करनी है। अगर उस वस्तु को वो 1920 रुपए में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मान लिया पी हो रहा है। और उसी वस्तु को अगर वो 1500 रुपए में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और मजेदार बात है, यहाँ पे लॉस बराबर प्रॉफिट है ना? प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लॉस प्रतिशत है, यानी कि एक तरह से प्रॉफिट बराबर लॉस है। तो आप मुझे बता सकते हो प्रॉफिट यहाँ पे कितना होगा? प्रॉफिट होगा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा में बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तो 1920 माइनस कॉस्ट प्राइस, ये इसका प्रॉफिट होगा। और लाभ क्या होने वाला है, यानी कि लॉस क्या होने वाला है? सॉरी, लॉस होगा बेटा कि कॉस्ट प्राइस जब ज्यादा होगा माइनस 1500 में उसने जब बेचा है, इतना, ठीक है। तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो सीपी इधर चला जाएगा तो 2 CP हो जाएगा, और इस 1500 को इधर लेके आ जाओ तो कितना ऐड होगा? 0, 2, 9, 5, 14 और 3, ठीक है। तो मेरे भाई 2 को डिवाइड कर दोगे आप तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। 2 से डिवाइड कर दो, 17 और 10, यानी कि मैं बोल सकता हूँ वो वस्तु खरीदी कितने में गई होगी? 1710 में अगर खरीदी जाती तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती, है ना? मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, तो कॉस्ट प्राइस आ गया तो सवाल ही खत्म हो गया। ठीक है, सवाल कैसे खत्म हो गया भाई? 1710 है कॉस्ट प्राइस, अब मुझे क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है अगर प्रॉफिट 10% का है तो। सिंपल सी बात है यार, कॉस्ट प्राइस अगर 1710 है, ये 100% की वैल्यू, हमें क्या निकालना है? 10% उसमें लाभ होना चाहिए, यानी कि मुझे 110% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 10% का लाभ निकालना है ना, 10% का लाभ, तो 110% की वैल्यू चाहिए। ये क्या हो जाएगी बेटा? 11/10, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1881, 1881
₹81 में अगर वो उस वस्तु को बेचता है तो उसको कितने का लाभ होता है? 10% का। बात समझ में आई? ठीक है, ये इसका सही जवाब था। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता था? ऑप्शन मेथड। क्या इतना करने की जरूरत थी? सच में इतना सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी बेटा। ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं थी, कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत थी नहीं थी। सिंपल सी बात है यार, तुम यहाँ पे देखो, ये मैंने बताया तुम्हें, ये चीज बताई मैंने, ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है या सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 + प्रॉफिट %, है ना? तो यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट 10 था, 10% ऐड हुआ, इसका मतलब 110% की वैल्यू निकालनी थी। और जैसे ही मैंने परसेंटेज हटाया तो 110/100 हो गया, और ये आप देख रहे हो यहाँ पे 11/10 आ गया। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें 11 का फैक्टर होगा, एक 11 का फैक्टर होगा। यानी कि अगर ऑप्शन में 11 का फैक्टर, 11 का मल्टीपल हमें पता चल जाए तो वो उत्तर होगा। सही है जी? क्या ये 11 का मल्टीपल है? चेक करिए ना, 0 और 0 अल्टरनेट ऐड करेंगे, 0 और 0 ऐड किया 0 आया बेटा, 0 और 7 ऐड किया 7 आया, दोनों का अंतर लिया 7। क्या 7 11 से विभाज्य कभी नहीं हो सकता? ध्यान से देखना, ये भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। 1 और 8 9, 8 और 1 9, 9 और 9 0। ठीक है ना? रूल क्या कहता है 11 की डिविजिबिलिटी का? 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल अगर आता है इस अंतर में तो वो 11 से विभाज्य होगा, पूरा नंबर 11 से विभाज्य होगा। यानी कि 11 से विभाज्य होने वाला ऑप्शन में केवल और केवल एक उत्तर था। तो आप इसको एक झटके में सॉल्व कर सकते थे, 2 से 3 सेकंड में। आपको पूरा सवाल करना ही नहीं था, पर क्या कर सकते हैं, आप मेहनत करना जानते हो ना। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना बहुत अच्छा लगता है, आप फटाफट से कॉस्ट प्राइस निकाले, फटाफट से जो है सेलिंग प्राइस निकाले, बट इतना निकालने की जरूरत नहीं थी, कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है ना? बात क्लियर हो रही है? चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ आपको। आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, अगला सवाल करिए। चलिए, अलजेब्रा का सवाल है, द एक्सपेंशन ऑफ, इस दिए गए एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन आपको करना है। उस एक्सपेंशन को करने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। x + y + z का अगर होल स्क्वायर आप ले रहे हो, ठीक है ना, स्क्वायर कर रहे हो, तो वो होता है बेटा x² + y² + z² +2 में xy + yz + zx। ये एक्सप्रेशन लगा दो। ये आइडेंटिटी अगर आपको पता होगी तो आप फटाफट से इस सवाल को सही तरीके से हल कर दोगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। 3a - 4b - 2c²। ध्यान आपको बस देना है, प्लस और माइनस इन सब का ध्यान देना है। तो पहला है x², ये बेटा x है, ये y मानोगे, ये z मानोगे, है ना? तो x² क्या हो गया? 3a का स्क्वायर प्लस -4b का स्क्वायर प्लस -2c का स्क्वायर प्लस 2 xy। xy क्या होगा? 3a - 4b, है ना, प्लस 2yz -4b -2c प्लस 2xz। 3a -2c, इसको एक्सपेंड करेंगे 9a² प्लस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16b² प्लस 4c² और माइनस में 2 3 6 4 24 ab, है ना? प्लस माइनस माइनस हो गया, वैसे यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, उत्तर प्लस में आएगा। 2 4 8 8 2 16 bc, और लास्ट में क्या बचेगा? प्लस माइनस, यही लिख दे, -2 3 6 2 12 12 ac बेटा। बोलिए, बात समझ में आई? कोई ऑप्शन दिख रहा है इस तरह का? देखिए ध्यान से, 9a + 16b 4c, ये तो सब में दिख रहा है। फिर अलग क्या है? 24ab + 8,
ये देखो 8 BC नहीं है, 8 BC नहीं है, +16 BC ये है, ठीक है, माइनस में 12 AC है, ये नहीं है, -16 AC नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। यहां तक सब आ जाते हैं ऑलमोस्ट। गलती कहाँ कर देते हैं, जल्दीबाजी में ऑप्शन नंबर गलत लगा देंगे, वो नहीं करना है, ठीक है ना। सब कुछ सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर गलत लगा दिया तो फायदा क्या हुआ इतना सॉल्व करने का, ठीक है, सही है। चलिए, ऑप्शन से भी कर सकते थे, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं थी, बस थोड़ा दिमाग में ही कैलकुलेशन करनी थी। ये तो सब कॉमन था, इतना सब कॉमन था सब में, ठीक है। तो 3 × 4 एक में करते, 3 × 4 12 हो गया, 12 × 2 24, मतलब ये वाला तो होता नहीं, 24 वाले सही होते। दूसरा एक कैलकुलेशन थी 3 × 6, 6 हो गया, 2 2 होता है, 2 से फैक्टर से मल्टीप्लाई सब में होता है ना। तो 3 × 2 6, 6 × 2 12, मतलब 12 वाला फैक्टर भी आएगा, ये और ये, तो ये वाला तो नहीं होता। वैसे ही दूसरा लास्ट वाला चेक कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे, पर इस केस में मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप सॉल्व कर लो तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि दिमाग में कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ना। चलिए आगे बढ़े, लीजिए अगला सवाल। हम्म, करिए बेटा अगला सवाल, करिए। आइए बेटा देखते हैं ये इन्वेस्टमेंट के इस तरह के सवाल। एक बार सवाल को पढ़ते हैं। A, B और C एक व्यवसाय शुरू किया है। उन्होंने क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी की है। जो समय अवधि होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए या जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितना टाइम दे रहे हैं वो दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है। यदि उनका लाभ क्रमशः ये रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो उन्हें संबंधित निवेश का अनुपात कितना है। बेटा एक फॉर्मूला होता है इस तरह के इन्वेस्टमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें एक फॉर्मूला होता है, तीन चीजें होती हैं बेसिकली। एक होता है प्रॉफिट, जिसको हम पी बोलेंगे। एक होता है इन्वेस्टमेंट, या इसको हम कैपिटल भी बोलते हैं बेटा, कैपिटल। तो इसको हम सी से डिनोट करेंगे। और दूसरा लास्ट होता है टाइम, कि कितने टाइम के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है पैसे को। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि भाई जो प्रॉफिट होगा ना, जो मुनाफा होगा, वो किसके रेशियो में होगा, या क्या फॉर्मूला होगा उसका, कि कितनी कैपिटल वो इन्वेस्ट कर रहा है और कितने समय के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है। C × D बेटा, जितनी कैपिटल वो इन्वेस्ट कर रहा है और कितने टाइम के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है, ये अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो प्रॉफिट का वैल्यू निकल के आता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है और क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो क्या आप बता सकते हो कि कैपिटल का फॉर्मूला क्या बन के आएगा। भाई P/T, सिंपल सी बात है। तो बस कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में, यही चीज लगानी है। अब देखो ध्यान से, है ना, ये फॉर्मूला आपको सेट हो गया, फॉर्मूला सेट है ना, C = P/T। अब देखो ध्यान से बेटा, A, B और C ले लें। A, B, C, प्रॉफिट का रेशियो क्या है। तो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 5:4:7। और टाइम का रेशियो क्या है। तो आप बोलोगे देखो ध्यान से, 6 महीने, 12 महीने, 14 महीने, 6, 12, 14, सही है। तो देखो कैपिटल का रेशियो क्या हो जाएगा। कैपिटल रेशियो अभी मैंने बताया आपको P/T हो जाएगा। P/T यानी कि 5/6 अनुपात 4/12 अनुपात अनुपात 7/14। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो ध्यान से, 3, है ना, 7 से 1/2, और और तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा। तो हमें इसमें क्या करना होता है, हमें जैसे 5/6 आ गया, 1/3 आ गया, 1/2 हो गया, इसके न्यूमरेटर्स, इसके डिनोमिनेटर्स, जो नीचे वाली वैल्यू है उनको खत्म करना पड़ता है।
तो डिनोमिनेटर्स को आपको 1 बनाना है। कैसे बनाओगे भाई, सबसे बड़ा नंबर देख लो, 6, 3 और 2 है, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 6, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो सारे में, इंटू 6 और यहाँ भी इंटू 6। तो बेटा 6 से 6 कट गया, 3 से 6 कटेगा तो 2 आएगा, और 2 से 6 कटेगा 3 आएगा। मल्टीप्लाई, देखो यहाँ 5 बचा, 5:2 इंटू 1 2, और 1 इंटू 3 3, 5:2:3, ये सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई? इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या दिया जाता है, ये दे दिया जाता है कैपिटल, टाइम दे दिया जाता है, आपको प्रॉफिट पूछ लेगा, तो उस केस में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, C/T हो जाएगा। वैसे ही कभी ये पूछ लेगा, कैपिटल दे देगा, P दे देगा, आपको T पूछ लेगा। तो ये इस तरीके से करने होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए बेटा, अटेम्प्ट करिए। उम्मीद करता हूँ एक बार आपने ट्राई किया होगा, है ना। भाई क्या बोला गया है, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए। सिंपल सी बात है यार, कुछ नंबर्स दे रखे हैं, 20, 6, 2, ये सब इस तरह के नंबर्स दे दिए जाते हैं, और आपको ये साइंस दे दिए जाते हैं। अब ये साइन को इन जगहों पे फिट करके आपको सही उत्तर निकालना है, यानी कि ऐसे साइन चूज करने हैं, ऐसे सीक्वेंस चूज करना है जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास क्या करना होता है इस तरह के सवालों में, ये नंबर्स उठाने होते हैं, और एक एक करके ये ऑप्शन उठाओ और इसको फिट करके देखो, और जो ऑप्शन में सही उत्तर आ रहा है, जो इक्वेशन सही बन रही है जिस उत्तर में, वही आपको करना है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाइए और शुरू हो जाइए, है ना बेटा। इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। तो पहला क्या दिया है, देखो ध्यान से, ये नंबर लिख लिया मैंने पहले। अब इसी सीक्वेंस में आपको साइन को उठाने हैं। इक्वल टू दिया है, फिर डिवाइड दिया है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, ठीक है। चलो, तो 20 और 4, ये देखो ये इक्वल टू है, एक साइड 20 और 4 है, 20 और 4 बेटा 24 होता है, बराबर हमें चेक करना है क्या ये 24 के बराबर है। तो यहाँ बॉड मास, हाँ, महामूल मंत्र आपको याद रखना है, वो क्या है, बदमाश, बॉड मास, है ना। प्रायोरिटी क्या रहती है बेटा, इस ऑर्डर में प्रायोरिटी रहती है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, ब्रैकेट, ऑर्डर्स, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ 6/2, है ना। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, पलट जाता है। तो 2 का क्या हो जाएगा, 1/2, गुणा था 14 से, प्लस 18, ठीक है। ये नंबर तो आ ही रखा था, इसको हम करेंगे, तीनों गुणा में है, आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काट दिया, 3 × 14, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 42, प्लस बेटा 18, तो ये कितना आ गया बताइए, 60 आ गया। क्या 60 बराबर 24 होता है, कभी नहीं होता, यानी कि ये उत्तर नहीं है, यानी कि ये उत्तर नहीं है ना। अगला, अगला उठा के चेक करिए, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा इसमें, है ना, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कोई ट्रिक तो है नहीं कि इसमें हमें आंखें बंद की और साइन सही आ गए, कौन कौन से साइन अपने आप लगे हुए आ गए, ऐसा तो है नहीं। डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, इक्वल टू और प्लस। चलिए सॉल्व करते हैं, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई। तो मैंने बताया आपको, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो अगला नंबर पलट जाएगा, 1/4 इंटू 6 प्लस 2, और ये 14 प्लस 18 है, इसको डायरेक्टली लिख दिया हमने 32। अब हमें चेक करना है, अगर लेफ्ट वाला 32 निकल के आ जाता है तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, एक तरह से ब्रैकेट है, ये एक तरह से ब्रैकेट है, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, आप इसको काट दो, 4 × 5 बेटा 5 × 6, 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 आया, यानी कि 32 आ गया, और राइट साइड में वैसे ही 32 था, तो यानी कि 20, 32 बराबर 32। अगर एक भी सही आया तो आपको ऑप्शन लगा देना है, अगले का चेक करते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। ये सबसे बड़ी एक दिक्कत लगती है कि भाई जब आपको एक सही उत्तर मिल गया है, भाई बी आपका सही आ गया, अपनी अपनी कैलकुलेशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, है ना। ये सोचो कि मैंने जो कैलकुलेशन की है बिल्कुल सही है, सही करनी भी है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा विश्वास रखो अपने पे, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, ये सही उत्तर आ रहा है, तो अगला चेक मत करो, समय वेस्ट मत करो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी
सही होगा। बाकी आप चेक करके देख लेना, डेफिनेटली गलत होने वाले हैं। लीजिए बेटा अगला सवाल करिए। आइए बेटा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत ही बेहतरीन सवाल जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। एक डिफरेंट टाइप का सवाल पूछा गया था, है ना। तो देख लेते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक ट्रिक बताऊंगा मैं इतना इसमें, जिसमें आपको मजे से ये सॉल्व हो जाएगा आराम से एकदम। ठीक है। तो क्या कहा गया है, यदि रीना अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर जन्मदिन के समारोह में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। भाई 3 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी पर आवर की, तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगी। यदि वह अपनी गति 4 किलोमीटर तक बढ़ा देती है, 4 किलोमीटर पर आवर से जाएगी, तो 30 मिनट पहले पहुंच जाएगी। ठीक है ना। जो पार्टी का टाइम है उससे 30 मिनट पहले पहुंचेगी। तो उसके घर और जन्मदिन के समारोह के स्थान के बीच की दूरी बतानी है। इसमें बेटा कुछ नहीं है, स्पीड जो है ना आपकी 3 है और एक केस में 4 है। 3 और 4 ये दो स्पीड दे रखी है, इन दोनों को आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 12, और जो एलसीएम होता है वही आपका डिस्टेंस होता है एक तरीके से। तो डिस्टेंस हमें यहीं से निकालना है, 12 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। ये क्या है आपका टाइम। भाई फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 12 डिवाइड बाय 3, यहाँ 4 आ गया और ये 3 आ गया। इतना क्लियर है। जिस तरीके से हम टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसे ही टाइम एंड डिस्टेंस में भी कई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये समझ में आया। यानी कि अगर 3 की स्पीड से जाएगा तो टाइम 4 लेगा, और 4 की स्पीड से जाएगी तो टाइम 3 लेगी। तो टाइम के अंतर कितना होगा, टाइम में अंतर कितना होगा, पहले 4 ले रही थी टाइम, अब टाइम 3 ले रही है, यानी कि अंतर होगा 1। बट एक अंतर एक्चुअल में मिनट्स का बराबर कितना होगा। आप ध्यान से देखो, जब इससे वो जा रही थी तो 20 मिनट लेट पहुंच रही थी, 20 मिनट लेट। और जब इस स्पीड से जा रही थी तो 30 मिनट जल्दी पहुंच रही थी। 20 मिनट लेट और 30 मिनट जल्दी, यानी कि जो गैप है बेटा, गैप कितना होगा, 20 मिनट लेट और 30 मिनट जल्दी, यानी कि 30 + 20 जो गैप होगा वो 50 मिनट्स का होगा। बात समझ में आई। जो दोनों के बीच का टाइमिंग का गैप है, रेशियो में वो गैप 1 रेशियो का है, बट एक्चुअली में वो गैप 50 मिनट्स का है। इस चीज यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमेशा आप जो है ना, हमेशा टाइम को आप आवर्स में लेके चलो। मैं आपको एक नोट नोट बता रहा हूँ यहाँ पे, कि हमेशा टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करके चलो, तभी जो आपका डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में आएगा। तो 50 मिनट है, तो 50 मिनट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 50/60 आवर्स, यानी कि 5/6 आवर। ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 5/6 है, ठीक है, ये मैं आर हटा देता हूं, बस आप यहाँ पे 50/60 आवर्स में मान के चलो। एक आर की 5/6 है वैल्यू, है ना। यहाँ मैं आवर्स नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से रेशियो में कैलकुलेट करना है, तो 12 का निकालना पड़ेगा। 12 एक्चुअल हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना एक्चुअल हमारा, 12। तो डिस्टेंस 12 कितना हो जाएगा बेटा, अगर एक रेशियो की वैल्यू 5/6 है, तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 5/6 इंटू 12, 6 इंटू 2, 5 इंटू 2, 10 किलोमीटर्स। मैंने आपको बस इतना बताया, अगर टाइम आप आवर्स में लोगे तो आपका डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर्स में आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बात समझ में आई। ये इसकी ट्रिक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। चलिए अगला सवाल, ये आखिरी सवाल है इस पार्ट का। उसके बाद हमारे जो उस शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे बेटा, है ना। चलिए चलिए
उम्मीद करता हूँ सवाल एक बार अटेम्प्ट किया होगा। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, सिर्फ इधर का उधर खेल किया हुआ है थोड़ा सा। ये आपका एक एक्सप्रेशन दिया गया है, मान किसके बराबर है, आपको ये मान देखना है किसके बराबर है। ठीक है, तो क्या आपका ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है ये दे रखा है, ये दे रखा है। और ऑप्शंस भी ध्यान से देखोगे ना अगर आप, तो ऑप्शंस भी कोई इसी तरह के दिख रहे हैं। तो आपको जस्ट कंपेयर करते चलना है, ऑप्शंस को आपके एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हुए चलो, आपको समझ में आएंगी चीजें। भाई देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ 6.24.8 था एक्चुअल एक्सप्रेशन में, यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट पहले लग गया, एक पॉइंट पहले लग गया, तो कहीं ना कहीं पे इन दोनों में से कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट बाद में लगना चाहिए, तभी तो बराबर होंगी चीजें। बात समझ में आ रही है? अगर ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देते, अगर इसमें छेड़छाड़ हो रही है यानी कि एक पॉइंट लेफ्ट में बढ़ाया शिफ्ट किया जा रहा है, तो कहीं पे बराबर करने के लिए एक पॉइंट राइट में शिफ्ट होना चाहिए। तो चेक कर लेते कहाँ पे है। भाई ये तो सेम लग रहा है, ये सेम है इसकी तरह, इसमें चेंज नहीं है। अगर मैं इसमें एक शिफ्ट करूंगा तो ये कहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ना इसके पास, तो पॉइंट 043 होना चाहिए। बट ये क्या है, अभी एक्चुअल में क्या है, 0.043 है क्या, नहीं 0.43 है, तो मतलब गलत हो गया, ये एक्सप्रेशन आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आई आपको? ये नहीं हो सकता। क्लियर है? अगला देखते हैं, अगला कंपेयर करते हैं। इसमें पॉइंट कितना शिफ्ट किया है भाई, पॉइंट को उठा के यहाँ कर दिया है ना, दो से पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो कहीं ना कहीं पे दो से पॉइंट राइट में शिफ्ट होना चाहिए। अगले में क्या किया है, एक राइट कर दिया। भाई यहाँ दो से लेफ्ट किया था, एक राइट किया है, तो एक और करना पड़ेगा। तो क्या एक और किया है, हाँ पहले 0.00 था, अब कहाँ पे पॉइंट बीच में, यानी कि इसमें दो शिफ्ट किए थे, इसमें एक राइट में कर दिया, एक राइट में कर दिया, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो 6.24 पॉइंट को 3 से शिफ्ट किया लेफ्ट में, तो उधर भी 3 से राइट में शिफ्ट होना चाहिए। पर यहाँ पे देखो फिर से लेफ्ट में एक शिफ्ट कर दिया, यानी कि 4 पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट कर दिए। तो यहाँ पे क्या 4 पॉइंट राइट में शिफ्ट हो रहे हैं, अगर 4 पॉइंट राइट में शिफ्ट हो रहे होते तो 43 होता, बट यहाँ पे 0.43, इसलिए गलत है। ये भी आप चेक करोगे गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है मेरे भाई। आप देखो ध्यान से एक बार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ये सवाल करने के लिए ना आपके पास मतलब आपको कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं थी, आपको बस थोड़ा सा एनालाइज करना था और सही उत्तर आपका आ जाता है डेफिनेटली। तो ये थे बेटा कुछ क्वेश्चंस जो उस पर्टिकुलर डेट की 17 पॉसिबली जो 17 अगस्त 2022 का था, है ना। एक बार मैं डेट कंफर्म कर लेता हूँ जी, 17 अगस्त 2022 का जो पेपर था शिफ्ट 2, यानी कि जो आफ्टरनून शिफ्ट आती है उसका मैथ्स का पेपर हमने डिस्कस किया। पार्ट 2, पार्ट 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इससे पहले वाली 3rd नंबर वाली वीडियो आप जाके देख लो, प्लेलिस्ट में मैंने सारी वीडियोस डाल दी हैं। तो कमेंट में मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे बताना एक बार कि कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी कि नहीं, पसंद आई कि नहीं, और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।